नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। नरेंद्र मोदी ने जिस स्टाइल में कैंपेन चलाया हुआ है और जिस स्टाइल में वो पब्लिक मीटिंग्स में बोल रहे हैं और जिस तरह से उनके विज्ञापन साइबर में, यूट्यूब में, फेसबुक में, मेरे भी प्रोग्राम में विज्ञापन नरेंद्र मोदी के आ जाते हैं, बीच बीच आ रहे हैं। वो सारे के सारे विज्ञापन मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, इन दो से भरे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक स्पीच है वे पब्लिक स्पीच क्लासिक एग्जाम्पल है डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का। और नरेंद्र मोदी का जो अपना तरीका है, इसमें पूरा पैकेज आप उनका, यानी जो विज्ञापन चल रहे हैं, जो मैसेजिंग चल रही है जनता के बीच में सोशल मीडिया में, और नरेंद्र मोदी जो मंच पर बोल रहे हैं, उन सबको आप मिला के देखिए, काट के मत देखिए। तो आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी के विज्ञापनों का और जो है वो ये है कि वे हिंदुस्तान की सच्चाई पर बात नहीं करना चाहते, बल्कि वे सिर्फ प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, वे सिर्फ प्रचार करना चाहते हैं। और वे प्रचार के लिए ही वे सारे माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रचार के लिए ही वो मंच का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रचार के लिए ही वो विज्ञापन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी प्रोपेगेंडा नहीं तो मोदी नहीं। व्हाट्सएप मैसेज से लेके मोदी की पब्लिक मीटिंग तक ये पूरा का पूरा पैकेज भरा हुआ है प्रोपेगेंडा से। सामान्य भाषा में, हिंदी में कहें, प्रचार सामग्री से, और कंटेंट वाइज कहें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन से। उनके पूरे के पूरे भाषणों का और विज्ञापनों का जो थ्रस्ट है, जोर है, वो इस बात पर है कि वे जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास करो, उसके बाहर जो बोला जा रहा है उस पर विश्वास मत करो। और आम जनता को एक और मैसेज दिया जा रहा है, वो ये कि आपके ज्ञान का स्रोत मोदी है, भाजपा है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और जो उनके द्वारा नियंत्रित मीडिया है वो है। इसके बाहर जो लोग बोल रहे हैं उस पर विश्वास मत करो। पहले यह था कि प्रधानमंत्री बोलते थे तो लोगों को वो उद्बुद्ध करते थे सोचने के लिए। नरेंद्र मोदी के पूरे कैंपेन की सबसे बड़ी खराब बात यह है कि वे कैंपेन इस लिहाज से कर रहे हैं, लोग सोचे नहीं, बल्कि उनके कैंपेन का लक्ष्य यह है कि व्यक्ति किसी भी तरह से न सोचे, जो कहा जा रहा है उसे चुपचाप मान ले। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति अपने प्रचार के जरिए, प्रचार के प्रभाव के जरिए, प्रचार के आतंक के जरिए आपकी सोचने की क्षमता छीन लेता है, तो वो आपका भला कर रहा है या बुरा कर रहा है? आप सोच ही नहीं रहे। जो कहा जा रहा है उसे मान रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मुझे वो जो चंटू मंटुओं के जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें जो मैसेज आते हैं वो भेज देते हैं। इससे पता चलता है कि मोदी का जो लक्ष्य है वो ये कि वे जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसकी दिशा में आचरण करो, उसके अलावा कुछ मत सोचो। मोदी के प्रोपेगेंडा में तीन चीजें हैं जो बस सेंटर में है। पहली चीज है नफरत।
तो मोदी जी कांग्रेस के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ नफरत, और ये नफरत कहीं रुकने वाली नहीं है, बल्कि ये बढ़ रही है। जनता को भ्रमित करने के लिए गरीबी, भूख, और इस पर नरेंद्र मोदी की उदारता, और लोगों को उत्तेजित करने के लिए, हिंदुत्व जागृत करने के लिए, तुम्हारी इज्जत खतरे में है, तुम्हारा धर्म खतरे में है, तो नरेंद्र मोदी अपने प्रोपेगेंडा में 3 चीजों को आधार बनाए हुए, नफरत या घृणा, भूख और इज्जत। और ये तीनों चीजें नरेंद्र मोदी को बेहद पसंद हैं, और ये तीनों ही चीजें जब नरेंद्र मोदी को पसंद है तो उन्हें एक चीज नापसंद है, वो है अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की निष्पक्षता। ये एकदम पसंद नहीं है। और इससे भी बड़ी चीज जो पसंद नहीं हुई है, जनता के बीच में प्रेम और निष्पक्षता और अभिव्यक्ति की आजादी, ये 3 चीजें नरेंद्र मोदी को एकदम नापसंद है। और वे जो काम कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में कोई नया आधुनिक समाज जन्म नहीं लेगा, बल्कि जो उपलब्ध है वो भी हाथ से चला जाएगा और पीछे चले जाएंगे। और इसमें जो स्टाइल है, जहां से ये प्रभावित हो रहे हैं, वे जो प्रचार सामग्री तैयार करते हैं, प्रोपेगेंडा मटेरियल तैयार करते हैं, प्रोपेगेंडिस्ट, उनसे प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरा, ये प्रभावित हो रहे हैं पोर्नोग्राफर्स से, उनके प्रोपेगेंडा की स्टाइल से। नरेंद्र मोदी एक चीज भूल रहे हैं कि ये इंटरनेट का युग है, ये सामान्य युग नहीं है। इंटरनेट के युग में लोगों को कन्विंस करना, एक विचारधारा के सूत्र में बांधे रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि लोग धीरे धीरे जग रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, अपने लिए अभिव्यक्ति के रास्ते तलाश कर रहे हैं। 2019 तक ऐसा नहीं था, लेकिन 2019 के बाद में चीजें बदली हैं। तो वे नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा की काट भी तैयार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कैंपेन से एक चीज निकल के आई है पिछले 10 साल के, और 10 साल से पहले जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय की, 10 साल मुख्यमंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री, एक चीज निकल के आई है और बहुत ही खतरनाक। 20 साल में नरेंद्र मोदी ने पद पर रहते हुए अपने विचार नहीं बदले। नरेंद्र मोदी के जो विचार बचपन में थे, जो विचार जवानी में थे, वही विचार मुख्यमंत्री के तौर पर थे और वही विचार प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की एक सबसे बुरी चीज यह है कि उनके विचार नहीं बदलते, और ये जो गुण है, मेरी नजर में बुरी चीज है। ये जो लक्षण है नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का कि उनके विचार नहीं बदलते, ये सिर्फ एक व्यक्ति से मिलता है, वह हिटलर। हिटलर के भी विचार नहीं बदले थे और वह भी एक जैसी बातें पूरी लाइफ करता रहा। नरेंद्र मोदी एक ही बात कहते हैं, ये भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, गरीबी वगैरह वगैरह, और अब तो उसमें मुसलमान भी शामिल। एक और चीज है जो कि इस पूरे कैंपेन में नरेंद्र मोदी ने विकसित की है, वो ये कि नरेंद्र मोदी महान व्यक्तित्व हैं और वे सारे विज्ञापन उसी महान व्यक्तित्व के प्रचार में वे तैयार होके आए हैं पिछले 10 साल में। और महान व्यक्तित्व हो अगर नरेंद्र मोदी हैं, तो जाहिर है कि भारत को क्या होना चाहिए? तो भारत को सामान्य देश नहीं, शक्तिशाली भारत, विकसित भारत। और एक चीज है जो कि नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं,
वो हिंदू हैं और हिंदुओं को मान सम्मान और इज्जत बहुत पसंद है, बड़ा अपमान हुआ है उनका। देश महान नहीं है, देश की जनता महान नहीं है, देश की विविधता महान नहीं है, देश के सभी धर्म महान नहीं है, बल्कि हिंदू महान है, हिंदू संस्कृति महान है। और जब वे सारी जनता को हिंदू कह के संबोधित करते हैं तो वे हिंदू जनता का एक तरह से हिंदू के रूप में राष्ट्रीयकरण करते हैं। इसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। और ये विभाजनकारी राजनीति का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। और इसके बहाने वे अस्मिता की राजनीति का एक नया डायमेंशन खोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अस्मिता की राजनीति का प्रतिक्रियावादी आयाम। एक और चीज है जो कि इस बीच में निकल के आई, जो नरेंद्र मोदी के जितने भी भाषण हुए हैं, वो ये कि नरेंद्र मोदी के भाषणों में लगातार नेगेटिव टोन, नकारात्मक बातें और नकारात्मक बातों के आधार पर ही वे वोट मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अभी तक अपने संकल्प पत्र पर बात नहीं की है, सिर्फ नकारात्मक बातें और निंदा, हेट कैंपेन, इसके आधार पर वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बार बार एक मैसेज दे रहे हैं, ज्ञान के बारे में, चिंतन के बारे में ध्यान मत दो, आस्था पर ध्यान दो। राम जी ने बुलाया है, आस्थावान बनो। बार बार जो राम जी आ रहे हैं ना, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देश को ज्ञान की जरूरत नहीं है, अब राम की जरूरत है। और राम की जरूरत का मतलब है आस्था की जरूरत है। नरेंद्र मोदी से कोई पलट के पूछे कि क्या आस्था के आधार पर देश का विकास संभव है या ज्ञान विज्ञान के आधार पर देश का विकास संभव है? क्या राम के आधार पर देश का विकास संभव है? बिल्कुल नहीं है। एक और चीज, नरेंद्र मोदी बार बार इज्जत, हिंदुओं की इज्जत, हिंदुओं का मान सम्मान। अरे ये इज्जत कहां से समस्या आ गई? अभी आम जनता में प्रेम और सद्भाव पैदा करने की जरूरत है, आम जनता से प्रेम के आधार पर जुड़ने की और आम जनता को एक दूसरे से जोड़ने की जरूरत है कि इज्जत के आधार पर। तो नरेंद्र मोदी जब इज्जत की बात करते हैं तो वो किसे अपदस्थ करते हैं? वे प्रेम को अपदस्थ करते हैं और वे घृणा को दीर्घजीवी बनाते हैं। हम पूछना चाहते हैं, अगर विज्ञान न आया होता, विज्ञान की खोजें न आई होती, तो क्या भारत तरक्की करता? क्या विज्ञान न आया होता तो नरेंद्र मोदी हवाई जहाज में चढ़ते? क्या पुष्पक विमान में जाते राम जी की तरह? नरेंद्र मोदी जिस जहाज से जाते हैं और जिस माइक से बोलते हैं मंच पर, वह माइक और वह जहाज, वह जनता जिसे कि वो गाड़ियों में भर के लाते हैं, ये सब विज्ञान की देन है। गाड़ियां जो है वो हनुमान की देन नहीं है। माइक जो है वो किसी ऋषि मुनि की वक्तृता की देन नहीं है, विज्ञान की देन है। तो जनता से ज्ञान की, विज्ञान की बात की जानी चाहिए कि आस्था की बातें की जानी चाहिए, राम जी की बातें की जानी चाहिए, धर्म की बातें की जानी चाहिए। अगर गैर वैज्ञानिक चीजें इतनी ही महत्वपूर्ण है तो नरेंद्र मोदी वैज्ञानिक उपलब्धियों से, वैज्ञानिक उपकरणों से क्यों इस्तेमाल करते हैं उनका? क्यों नहीं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर देते? ये तो विज्ञान की देन है, वो तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। टेलीविजन विज्ञान की देन है जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं प्रोपेगेंडा के लिए। नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए नहीं, हमें टेलीविजन नहीं चाहिए। राम जी के पास टेलीविजन नहीं था नरेंद्र मोदी।
विज्ञान से नफरत करना सिखाते हैं, वैज्ञानिक सोच से नफरत करना सिखाते हैं, ज्ञान से नफरत करना सिखा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं कि हमें वोट दो, हम देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। ये ज्ञान विज्ञान विरोधी जो रास्ता है ना, ये तालिबान का रास्ता है, ये विभाजनकारी रास्ता है, ये आतंकवाद का रास्ता है, ये खतरनाक रास्ता है। नरेंद्र मोदी से हम अपील करेंगे कि वो इस रास्ते पर न जाएं। इससे एक कट्टरता का स्टीरियोटाइप डेवलप होगा, सामाजिक विभाजन बढ़ेगा इससे, और ये जो स्टीरियोटाइप है ये उन्माद पैदा करेगा। एक अन्य चीज है जिसे कि मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। हम पूछना चाहते हैं कि देश में जितनी उपलब्धियां हैं, नरेंद्र मोदी एक उपलब्धि बताएं जो कि आरएसएस के नाम से हो या उनके नाम से हो या उनके जो पूर्वज थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके शासन में कोई एक उपलब्धि बताएं जो कि उनके द्वारा की गई हो। तो जिन्होंने दूसरों ने जो चीजें बनाई हैं उनको बताने में शर्म आती है, उसमें पर्दा डालने में शर्म आती है। दूसरों की गलती बताने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती, लेकिन दूसरों की उपलब्धि बताने में शर्म आती है। कांग्रेस ने क्या क्या गलत किया है ये बताएंगे वो, लेकिन कांग्रेस ने क्या क्या अच्छा किया ये कभी नहीं बताएंगे। तो जब वो दूसरों की गलतियां बता के और सिर्फ गलतियों का ही पारायण करते हैं अपने भाषणों में, तो वो एक नेगेटिव कैंपेन करते हैं और इस नेगेटिव कैंपेन के जरिए जनता के हकों पर हमले बोलते हैं, राज्यों के संवैधानिक हकों पर हमले बोलते हैं। नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में राज्यों के अधिकार कमजोर हुए हैं, कम हुए हैं। एक अन्य चीज है जिस पर नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में सांस्कृतिक तौर पर देश ने तरक्की की है या सांस्कृतिक ह्रास हुआ है? अगर आप मुझसे पूछें तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद में देश में तेजी से सांस्कृतिक ह्रास हुआ है और एक नई कल्चर पैदा हुई। यानी अब कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं, बल्कि अब एक नई कल्चर पैदा हुई है जिसे हम लोग फेंकू कल्चर कहते हैं या फेक कल्चर कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा योगदान है वो ये कि उन्होंने कल्चर को फेक कल्चर के जरिए, रिलीजन को, धर्म को फेक धर्म के जरिए अपदस्थ किया है। फेक धर्म को, फेक जो कल्ट गुरु हैं उनको महान बनाया है। आप जाइए इंटरनेट पर, जितने भी कल्ट गुरु हैं उनके साथ में नरेंद्र मोदी के कहीं ना कहीं फोटो मिलेंगे आपको। एक अन्य चीज है जो कि कायदे से दर्ज की जानी चाहिए और इस पर मैं आपका ध्यान खींचूंगा, वो ये कि अगर नरेंद्र मोदी को गरीबी दूर करनी है, जैसा कि वो कह रहे हैं, विज्ञापन अभी मैंने अभी जस्ट पिछला वीडियो किया तो उसका देखा तो जो ही वो ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ तो उसमें विज्ञापन आया नरेंद्र मोदी का। अगर उनके शासन में गरीबी कम हुई है और गरीबों के दुख दूर हुए हैं, तो सवाल यह कि नरेंद्र मोदी इतना उग्रवादी और आक्रामक प्रचार क्यों कर रहे हैं? गरीबी दूर करने के लिए तो आक्रामक और उग्र प्रचार करने की जरूरत नहीं है। उग्र आक्रामक प्रचार वही करता है जो कि यह मानता है कि गरीबी दूर नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जब आक्रामक ढंग से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो वे एक मैसेज दे रहे हैं कि गरीबी दूर नहीं हुई है। आक्रामक भाषा, आक्रामक प्रचार शैली का इस्तेमाल वही नेता करता है जिसके शासन में गरीबी बढ़ती है।
आक्रामक भाषा का वही नेता इस्तेमाल करता है जिसके शासन में आतंकवाद बढ़ता है और सामाजिक असुरक्षा बढ़ती है। नरेंद्र मोदी जिस बात को लेकर मनमोहन सिंह की बड़ी आलोचना करते हैं ना, कांग्रेस की बड़ी आलोचना, कांग्रेस और नरेंद्र मोदी को ये फर्क समझना होगा कि कांग्रेस के बीच में और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या फर्क है, मनमोहन सिंह के बीच में और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या फर्क है। मनमोहन सिंह के शासन में पीस लौट आया था जम्मू कश्मीर में, और नरेंद्र मोदी के शासन में पीस गायब हो गया जम्मू कश्मीर से। पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति थी, आज नॉर्थ ईस्ट धू धू करके चल रहा है, उसमें मणिपुर तो एकदम ज्वालामुखी हो चुका है। 10 महीने हो गए, हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। तो जब प्रधानमंत्री आक्रामक और उग्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब यह कि न तो उसने आतंक को नियंत्रित किया है, न उसने गरीबी को नियंत्रित किया है, न उसने भूखमरी को नियंत्रित किया है, बल्कि एक चीज और, वो ये कि ये जो उग्र आक्रामक भाषा इस बात की तरफ भी ध्यान खींचती है कि जनता पर हमले बढ़े हैं। एक और है जो कि इस बीच पे निकल के आई है चीज, जिसे कह के ये बातचीत में समेटना चाहूंगा, वो ये कि नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद एक चीज तो हुई है, कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया कि बीजेपी विपक्ष में है या समाजवादी पार्टी विपक्ष में है या बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में है तो उनके पीछे ईडी लगाओ, उनके बैंक खाते जब्त करो, उनको किसी तरह से आर्थिक तौर पर पामाल करो। यानी समान रूप से चुनाव लड़ने का अवसर कांग्रेस ने दिया था। नरेंद्र मोदी जो हरकत कर रहे हैं ना, ये हरकत अगर बीजेपी के साथ में कांग्रेस करती तो बीजेपी का और आरएसएस का पता नहीं चलता, रसातल में होते कहीं। नरेंद्र मोदी जो अभी थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहे हैं हर जगह, वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि समान पिच पर कैंपेन करने के लिए पैसा ही नहीं है विपक्ष के पास, पैसा ही नहीं है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और चुनाव में बेशुमार खर्चा होता है। और यही वजह है कि विपक्ष को अनेक बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तमाम असुविधाओं के बावजूद तो नरेंद्र मोदी खरीद फरोख्त शुरू करते हैं। और अब तो उन्होंने नया चक्कर शुरू किया है कि विपक्ष के कैंडिडेट को खड़ा ही मत होने दो, खड़े होने के पहले ही खरीद लो। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह से सिलसिला शुरू हुआ और इसने क्लाइमैक्स उसका दिखाई दिया सूरत में, और उससे भी बड़ा क्लाइमैक्स दिखाई दिया इंदौर में, कि जो विपक्ष उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं उसे खड़ा करने के साथ ही खरीद लो और इलेक्शन खत्म कर दो और कह दो कि हम तो निर्विरोध जीत गए। और ये जो अब पहले था कि विधायकों की खरीद फरोख्त होती थी, सांसदों की खरीद फरोख्त होती थी, अब यह है कि उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त होती है। और ये एक नया फिनोमिना है। इसने क्या किया है कि इसका लक्ष्य यह है कि किसी भी तरह चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि तमाम दबाव, तमाम अत्याचार और तमाम किस्म के आर्थिक संसाधन छीनने के बावजूद विपक्ष जीत जाता है, तो बेहतर यह है कि विपक्ष का उम्मीदवार ही खड़ा मत होने। नरेंद्र मोदी गलतफहमी के शिकार हैं। लोकतंत्र पैसे की थैली से पैदा नहीं हुआ, लोकतंत्र पैदा हुआ लोगों की कुर्बानी से, और लोकतंत्र मीडिया से पैदा नहीं हुआ, लोकतंत्र पैदा हुआ है व्यक्तिगत प्रचार अभियान से। लोकतंत्र की जब स्थापना हुई सारी दुनिया में तो लोगों के पास में कोई मीडिया नहीं था। सो लोकतंत्र कहां मिलेगा? जनता के बीच, जनता के सहयोग पर, जनता के कम्युनिकेशन में। और जनता के बीच, जनता के सहयोग पर, जनता के कम्युनिकेशन में जो चीज धुरी है वो है प्रेम। प्रेम से बड़ा कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, और हेट से बड़ा कुसंचार कोई और चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी की यहां सबसे बड़ी दिक्कत है, और यही नरेंद्र मोदी की पराजय का सबसे बड़ा आधार भी बनेगा। आपसे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का जो मॉडल है, जिसके कुछ पहलुओं की मैंने चर्चा आज आपसे की है और कुछ की मैं बाद में करूंगा आपसे किसी और समय,
तो आप इसे बेहतर ढंग से समझें, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में 400 विधायक खरीदे हैं। और अब तो वो एक नए किस्म के, जिसे कहेंगे, अपराध पर उतर आए हैं कि वो अब उम्मीदवारों को खड़ा ही नहीं होने देंगे। जो दूसरी पार्टी के नेता हैं उन्हें काम ही नहीं करने देंगे, पहले ही नोटों की गड्डी घर पहुंचा देंगे, भैया घर से मत निकलना। तो लोकतंत्र आज पहले की तुलना में ज्यादा गंभीर खतरे में है। आपकी जिम्मेदारी बनती है इसे खतरे से निकालने की, और उसका एक ही समाधान है, नरेंद्र मोदी के प्रत्येक कैंडिडेट को हराओ। नरेंद्र मोदी को हरा के ऐसी जगह ले जाओ कि जहां उसके पास में खरीदने के लिए लोग ना हो और सरकार बनाने के लिए लोग ना हो। नरेंद्र मोदी नोटों की गड्डियों पर ले जाएं और नोटों की गड्डियों के साथ में जेल जाएं, और जो नई संसद बने, जो नई सरकार बने, वो उनके अपराधों को सबके सामने लाए। नरेंद्र मोदी के 10 साल के अपराध क्या क्या हैं, इनका लेखा जोखा तैयार करे। सामान्य अपराध नहीं है, असामान्य अपराध हुए पिछले 10 साल में, लेकिन उनका रिकॉर्ड तैयार नहीं हुआ। उनका रिकॉर्ड तैयार करने की जरूरत है, और रिकॉर्ड तैयार तभी होगा जब आप लोकतंत्र के पक्ष में, लोकतंत्र के हित में मतदान करने जाएंगे और बीजेपी को हराएंगे। फिलहाल आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।